नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अर्थ, जिसे लिखा है जयशंकर जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। और अगर आपको कहानी में कुछ पसंद आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज आप क्लब नहीं जा रहे? नहीं। तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या आपकी? कुछ थकान सी है। आपके लिए कॉफी बना दूं? अभी नहीं। गुनगुन कहाँ है? पड़ोस में खेल रही है। अभी तक बाहर खेल रही है? बाहर तो अंधेरा हो रहा है। शाम का आखिरी उजाला भी अपने आखिरी पड़ाव पर था। जुलाई की शुरुआत हो चुकी थी, पर बारिश का नामो निशान नहीं था। कहीं दूर से शायद प्राचीन शिव मंदिर से घंटियों की हल्की सी आवाजें आ रही थी। मैं छत पर आराम कर रहा हूँ, आनंद ने कहा। ठीक है, आप चलिए, मैं वहां झाड़ू लगा के सफाई कर देती हूँ। कोयल ने जीने के पास की झाड़ू उठाई, अपनी दुपट्टे को कमर पर बांध लिया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। तब तक वह बैठक के दीवान पर लेट गया। अब तक क्लब में लोगों का आना जाना शुरू हो गया होगा। उसके दोस्त कुछ देर उसका इंतजार करेंगे, फिर कोई उसके दफ्तर में फोन करेगा। दफ्तर में फोन की घंटियां जाती रहेगी और वह यहाँ रहेगा, अपने घर में, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ। दोस्त लोग यहाँ फोन नहीं करेंगे। वे सोच भी नहीं सकते कि मैं इस वक्त अपने घर में होऊंगा। आनंद मन ही मन सोच रहा था। मंदिर से आती घंटियों की आवाजें थम गई थी। घर घर की बत्तियां जल उठी। बरसों पुरानी इस रेलवे कॉलोनी में ज्यादातर मकान इंजीनियर्स के थे और शाम के इस वक्त में उनके बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया करते थे, ताकि लौटने पर उन बच्चों के पिता नाराज ना हो, निराश ना हो। गुनगुन अभी तक नहीं आई? आनंद ने पूछा। दीदी आके घर पर है, लेट ही आएगी। अब उनकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं रहती, और यहाँ उनके परिवार के लोग मनाली गए हैं घूमने। फिर उनका खाना पीना कैसे चलता है? नौकरानी आती है, मैं भी भेजती हूँ। गुनगुन वहां रहती है उनके पास, तो उनका मन लगा रहता है। और गुनगुन भी दीदिया को बहुत चाहती है। आनंद की इस पड़ोसन ने गुनगुन के पैदा होने से लेकर उसके 10 साल की होने तक उसके लिए बहुत कुछ किया था। अब दीदिया ही बीमार बनी रहती हैं, बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। गुनगुन रोज कुछ न कुछ वक्त के लिए दीदिया के पास जाती ही है। एक अरसा हुआ कि आनंद ने दीदिया को देखा ही नहीं। कितने दिनों के बाद वह दिन आया है जब शाम की इन घड़ियों में वह अपने घर में है। पापा, कहाँ गई थी? नानी माँ के यहाँ। आप इतनी जल्दी लौट आए आज? मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। अम्मा कहाँ है? अम्मा छत पर गई है। क्यों? यहाँ बहुत गर्मी है ना, मैं छत पर आराम करूंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या पापा? थक गया हूँ। अच्छा फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ छत पर ही चलूंगी, वहीं पढ़ूंगी। यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया है, सीढ़ियों से माँ ने कहा। मैं अपना टेबल लैंप साथ ले जाती हूँ। ऊपर पापा के दोस्त आएंगे। मैंने सहज ही कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं आ रहा है। ठीक है, पर गुनगुन नीचे ही पढ़ेगी। कल उसका टेस्ट है, मुझे उसे थोड़ा कुछ बताना भी पड़ता है। अम्मा, कल मॉरल साइंस का टेस्ट है और उसके लिए ज्यादा तैयारी नहीं लगती। तुम्हें इस विषय को सीरियसली लेना चाहिए। तुम्हारा ही स्कूल है, जहाँ इसके लिए अलग टीचर है। मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी अम्मा। गुनगुन, तुम यहीं पढ़ोगी। आनंद समझ गया, कोयल सोच रही है कि वह छत पर पीने के लिए जा रहा है और इसीलिए वह गुनगुन को रोक रही है। उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक ही था। वह पिछले कितने ही बरसों से अपनी शामें क्लबों, रेस्तराओं और दोस्तों के घर पर बिताता है। नशे में घर लौटता है। 5 बरस से भी ज्यादा दिनों का यह सिलसिला जुलाई के आखिरी दिनों की किसी शाम एकाएक टूट भी सकता है? यह कौन सोच सकता है? खुद आनंद ने ही पिछले 1 घंटे में 7-8 बार क्लब जाने की लालसा को अपने भीतर टटोला है। कोयल अपने साथ छोटी सी सुराही कांच का ग्लास लिए हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। आनंद जब छत पर पहुंचा तब कोयल ने कहा, आपका पीना हो जाए तो बता देना, हम दोनों यहाँ ही आ जाएंगे। मैं कहाँ पी रहा हूँ? सॉरी, मुझे लगा कि छत पर आप इसीलिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पर आज मैं नहीं पी रहा हूँ। गुनगुन 10 की हो रही है,
मैं नहीं चाहती वह आपके बारे में कुछ भी गलत सोचे। बहुत दिनों के बाद आनंद आज टेरेस पर आया। मुंडेर पर रखे हुए गमलों पर अभी अभी जलाए गए बल्ब का उजाला गिर रहा था। पलंग पर आसमानी रंग की चादर थी, जिसके चारों कोनों पर कसीदाकारी थी। टिपाई पर छोटा सा ट्रांजिस्टर, अखबार और पत्रिका थी, और वहीं पड़ोस में एक स्टूल पर छोटी सी सुराही और ग्लास। पापा, मैं तुमको एक कविता सुनाती हूँ। पापा की इच्छा अनिच्छा को बिना जाने गुनगुन ने कविता सुनाना शुरू कर दिया। 19वीं सदी का कोई ब्रितानी कवि कह रहा होगा, जो इंग्लैंड के बसंत को, वहां के बसंत के अपने सुख को याद कर रहा था। शायद इंग्लैंड से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहा होगा। उसके बचपन के अपने परिवेश के पेड़ और परिंदे उससे अलग हो गए होंगे। कि हर आदमी का अपना कितना कुछ छूट जाता है, छूटता चला जाता है। वह कविता सुनाती हुई गुनगुन के गाल पर पड़े बर्थमार्क को देख रहा था। गुनगुन बड़ी हो रही है। गुनगुन का चेहरा कुछ और सुंदर और सांवला होता जा रहा है। उस अंग्रेज कवि की यादों और यातना का सिलसिला आनंद को अपनी स्मृतियों को जगा रहा था। उसे अपने पिछले कई कई दिनों का रूटीन, उस रूटीन की एक रास्ता और फुहर था, और उस रूटीन में छूटा उसका बहुत कुछ याद आने लगा था। गुनगुन ने उछलते हुए कहा, पापा अब आप कोई कविता सुनाओ। मैं? मुझे तो एक भी कविता याद नहीं है। आपको कविता नहीं आती, फिर आप पास कैसे हो गए? तब याद थी, अब इतना बड़ा हो गया हूं ना, अब भूल गया हूँ। हमारी मैम होती तो तुमको बहुत डांटती। आनंद पीठ के बल लेट गया। ऊपर जुलाई के आखिरी दिनों का आसमान था। पड़ोस में गुनगुन पढ़ रही थी। उसकी छोटी सी डेस्क और छोटी सी कुर्सी को कोयल ने बनवाया था। वह बढ़ई को समझाती रही थी। यह 2 बरस पहले की बात थी। तब आनंद दफ्तर से सीधे घर आया करता था, जल्दी घर आया करता था। फिर वह क्लब जाने लगा, रात को देर तक घर लौटने लगा, नशे में घर लौटने लगा। जुलाई में आकाश के तारों को निहारते हुए उसने याद करना चाहा कि उसके विवाह के 11 वर्षों में ऐसा कब हुआ था कि उसकी पत्नी ने अपनी किसी लालसा का बहुत ज्यादा जिद के साथ इजहार किया था, अपनी किसी बात को उस पर थोपने का बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था। कोयल बहुत कम बोलती थी, बहुत धीरे बोलती थी, ज्यादातर अपनी घर गृहस्थी में डूबी रहती। फुर्सत की घड़ियों में सिलाई बुनाई करती, गुनगुन को पढ़ाती, पेड़ पौधों की देखभाल करती, कभी कभार अखबार और पत्रिकाएं पढ़ती, और पूजा पाठ में अपना वक्त बिताती। एक दीदिया ही थी जिसके घर वह जाती थी, और दीदिया ही थी जो कोयल के पास आती थी। कोयल के माँ बाप गुजर चुके थे, और भाई बहन दूर दराज के शहरों में रहते थे। कभी कभार ही मिलते थे, कभी कभार एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। ऐसे रहते हैं उसके दिन, और ऐसी रहती है उसकी दुनिया। छोटी सी दुनिया, छोटी सी मगर अपनी दुनिया, अपना आनंद और अपना अर्थ लिया हुआ संसार। आनंद रेलवे में इंजीनियर था, और इस विभाग के इंजीनियर के जीवन को जीता रहा था, उसकी जिम्मेदारियों को निभाता रहा था। रेल की पटरियां, उन पर गिरती बारिश, और उन पर छाई हुई धुंध, रेल दुर्घटनाएं, फेल हुए इंजन, और इस तरह का कितना कुछ था जो उसे दिन भर घेरे रहता। और शाम में वह अपने कॉलेज के दिनों में हम उम्र दोस्तों के साथ बस्तर क्लब में होता। उस क्लब को अंग्रेजों ने बरसों में बनाया और बसाया था। इस शहर में नौकरी पेशा लोगों का एक छोटा सा वर्ग था, जो अक्सर अपनी शामें इस क्लब की कॉलोनियल और बड़ी सी पीली दीवारों की पुरानी इमारत के बीच गुजारा करते थे। पड़ोस में छोटा सा इलाका था, जो गोल्फ क्लब और रेस कोर्स के लिए कभी इस्तेमाल होता था। क्लब की अपनी एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी भी थी, डांसिंग फ्लोर और ऑर्केस्ट्रा था, और एक बड़ा हॉल क्लब के बार के रूप में सजा धजा रहता था। आनंद ने यहाँ आना इसके स्विमिंग पूल के लिए शुरू किया था। उसका यहाँ रुके और बने रहना यहाँ के बार की वजह से ही हुआ था। आपके लिए अंडे की भुर्जी बना रही हूँ, कोयल नीचे से कह रही थी। सब्जी कौन सी बनी है घर में आज? घर पे तो मूंग की दाल बनी है। आप आज घर पे खाना खाएंगे पता नहीं था। कल बाजार होगा, सब्जी ले आऊंगी। दाल ही ठीक है। किसका फोन आया था? गुनगुन की सहेली थी। मेरा आता है तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। और आपका कोई दोस्त रहा तो? उन सब के लिए ही कह रहा हूँ।
इधर आनंद का मन बस्तर क्लब के वातावरण से, वहां की शामों से, वहां दोस्तों से होती बातों बहसों से ऊबने लगा है। पूरी शाम बेसिर पैर की बातों से बार बार सुनाए गए चुटकुलों और फूहड़ और भद्दे किस्म की गालियों के बीच गुजरने लगी है। कोई थोड़ा सा गंभीर होने, प्रौढ़ होने का प्रयत्न करता, हंसी का पात्र बन जाता। क्लब के ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी हुई बेमिसाल आवाज की युवा गायिका के बारे में घटिया किस्म की बातें होती और उसके गाने के वक्त उसके बारे में फुसफुसाना और भद्दे किस्म के इशारे करना। धीरे धीरे ही सही, पर अब यह आनंद को अखरने लगा था। यह सब आनंद को थकाने लगा था। उसके लिए यह सब बचपना था, बचकानापन था, जो 42-43 की उम्र में शोभा नहीं देता। वह इन बातों से असहमत होता रहा था, लेकिन इन बातों के बीच शामिल भी होता रहा था। पीता रहा था, थकता हारता झुंझलाता रहा था। उस गायिका की आवाज के लिए आनंद के अनुराग को गलत ढंग से समझा जा रहा था और इससे उसके निजी और वैवाहिक जीवन को लेकर फूहड़ किस्म की बातें होने लगी थी। फिर जून की वह रात आई। उन सबकी मोटरसाइकिल अपने एक मित्र के घर पर रुक गई। आनंद नहीं जा रहा था। उसे जबरदस्ती रोका गया और उस रात वहां देखी जा रही थी वैसी वाली फिल्म। और उसके कुछ दृश्यों को कुछ क्षणों तक देखते हुए आनंद के भीतर यह सवाल सुलगने लगा था कि वह यह सब क्या देख रहा है, वह यहाँ कर क्या रहा है, वह इतने दिनों तक अपना जीवन कैसे जीता रहा है। उस रात से अपने लिए, अपने बारे में एक किस्म की शिकायत, तकलीफ और हताशा आनंद के मन में पलने और पकने लगी थी। अपना इस तरह से बहते चले जाना, अपना इस किस्म का थकते चले जाना उसे अखरने लगा। यह बात उसके साथ लगातार रहने लगी कि कुछ ही दिनों में वह अपनी उम्र के 45 बरस पूरे करने जा रहा है। वह एक 10 बरस की लड़की का पिता है और उसने एक वक्त में अपना लंबे समय इसी क्लब की लाइब्रेरी की कुछ असाधारण किताबों के बीच में बिताया था। और आज आज वह क्या कर रहा है? तुम इधर गुमसुम बने रहते हो, क्लब में एक मित्र ने कहा। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आनंद ने सक पकाते हुए जवाब दिया। किसी डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं कराते? तकलीफ उतनी भी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाऊं। तुम्हारा इस तरह मनहूस चुपचाप बने रहना हमारा भी मूड खराब कर देता है। आजकल चढ़ भी नहीं रही है। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे अरे, हमारा मतलब ऐसा नहीं था यार। उसी वक्त आनंद क्लब के सामने की बजरी की सड़क से क्लब के गेट तक लगभग दौड़ता हुआ आया था। एक दोस्त और कुछ और दोस्तों की आवाजें उसका पीछा करती रही। गेट के सामने अमलतास के पेड़ के नीचे के अंधेरे उजाले में उसने अपने भीतर उसी अवसाद, उसी अभाव को जगते हुए महसूस किया जिसके साथ वैसी वाली फिल्म की उस रात से वह रहने लगा था। ऐसा अक्सर हमारी देह के साथ होता है। डॉक्टर के हाथ हमारे दर्द के स्रोत को टटोलना शुरू करते हैं। उनका हाथ हमारी देह के उस क्षेत्र को दबाते हुए बढ़ता रहता है और उस जगह जाकर रुक जाता है जहां अपनी पीड़ा की उपस्थिति में हम व्यक्त करते हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ आनंद के मन में साथ घटित हो रहा था। उसके मन में टीस उठ रही थी और वह जानना चाह रहा था कि वह टीस कहाँ से उठ रही है, क्यों उठ रही है। उस शाम के बाद से वह क्लब नहीं गया। दूसरे दिन की पूरी शाम उसने शहर के पुराने तालाब के किनारे बसे काली मंदिर के सामने ही एक बेंच पर बैठकर गुजारी, जहां वह अपने किशोर दिनों में अपनी माँ के साथ बैठा करता था। तुम गिन्नी को रोज पढ़ाती हो? कोशिश करती हूँ। पत्नी भी अब तक छत पर आ गई थी। गुनगुन के लिए यह बहुत अच्छा है। गुनगुन के लिए और उसके साथ मेरे लिए भी, कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? मैं एक औसत छात्रा रही हूँ शुरू से। अब गुनगुन के साथ मेरा भी पढ़ना हो रहा है। ऐसा सबके साथ होता है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ ना। मुझे घर में माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। तुम तो अब भी घर के कामों में ही लगी रहती हो। मुझे यही अच्छा लगता है। अब आनंद ने एकदम से पूछा, कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता तुम्हारा? बाहर? कोयल एकदम से चौंक गई। आनंद को लगा कि उसकी पत्नी बाहर को किसी ऊंचे, बहुत ऊंचे पहाड़ या किसी दूर दूर तक फैले समुद्र का जान रही है।
तभी कोयल ने भी याद किया कि पिछले कितने ही दिनों से वह पड़ोस की दीदिया के घर के अलावा कहीं नहीं गई है। आखिरी बार वह कॉलोनी के एकदम सामने खड़े कार्निवल ग्राउंड में गई थी, जहां बंगाल का एक बूढ़ा जादूगर अपने कारनामे दिखा रहा था। यह बात भी होली के आसपास की है। उस बात को भी हुए 4 महीने हो गए। मैंने यहाँ का काली मंदिर कभी नहीं देखा, बहुत दूर है। कभी चलूंगी आपके साथ। कभी क्यों, कल शाम को ही चलेंगे। मैं वहाँ अम्मा के साथ जाता था। मैं तो कल ही वहां गया था। कल आप मेरे साथ चलेंगे? क्या कल कल बंद रहेगा? पत्नी ने पूछा। कल? क्लब तो आज भी खुला है। उनके बीच क्लब शब्द का आना था कि आनंद को क्लब का ख्याल आ गया। इस वक्त ऑर्केस्ट्रा की आखिरी धुनें बज रही होंगी। फैमिली रूम से डिनर के बाहर आती स्त्रियों के परिधानों की सरसराहटों की आवाजें आ रही होंगी, और उसके दोस्त बाहर आती औरतों और लड़कियों को देख रहे होंगे, उनके बारे में बातें कर रहे होंगे, उनके बारे में भद्दी बातें कर रहे होंगे। तभी ऑर्केस्ट्रा की उस युवा गायिका का जीवंत, जादू लिया हुआ चेहरा भी उसे याद आ गया। और सबसे ज्यादा याद आ गई शराब पीने के बाद की भीतर की जादुई गुदगुनाहट की गुदगुदाहटी सरसराहटें। आनंद के मन में आया कि सीढ़ियां उतरे, अपनी कमीज पहने और मोटरसाइकिल पर क्लब की तरफ बढ़ जाए। लेकिन जुलाई की इस रात में अपने छत पर कोयल और गुनगुन के साथ में ऐसा कुछ था कि वह अपने पलंग पर ही रहा और अपने बगल में बैठी बिटिया को पढ़ते देखता रहा। अपने करीब पढ़ाती हुई अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा। रेडियो पर समाचार आ रहे थे। वह धीरे से मुंडेर तक चला आया। वहां से रेलवे कॉलोनी के 2 मंजिला मकानों पर उतरती रात को महसूस करता रहा। आकाश नीम के पेड़ के नीचे दीदिया अपने पलंग पर लेटी हुई थी और उनकी युवा नौकरानी लैंप पोस्ट के उजाले में कोई किताब पढ़ रही थी। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए दीदिया के घर से सब्जी ले आती हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? घर पे मूंग की दाल बनी है, बताया है ना। और इतनी गर्मी में अंडे की भुर्जी रात में खाना ठीक नहीं होगा। अरे तुम आराम से गुनगुन को पढ़ाओ, मैं कुछ भी खा लूंगा। क्लब का खाना तो बहुत गजब का होता होगा ना। तेल मसालों से भरा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आप घर पर क्यों नहीं खाते? देखूंगा। आजकल आप ठीक से खा भी नहीं रहे हो। टिफिन में भी खाना बचा रहता है और आपका रंग भी उतर रहा है। आजकल ऑफिस में काम बहुत है। आनंद ने विषय को टालते हुए कहा। कुछ दिन की छुट्टियां क्यों नहीं ले लेते? एक दिन महामाया के मंदिर चले जाएंगे। महामाया के मंदिर क्यों जाना है? दीदिया की बहुत इच्छा है। गुनगुन ने भी वह मंदिर नहीं देखा है। आनंद के लिए महामाया मंदिर की याद अपनी युवा माँ की याद थी, अपने बचपन की याद थी। तभी वह उस मंदिर में गया था जहाँ विशालकाय कमरों में सैकड़ों दिए जलते थे। सैकड़ों मनौतियां पलती रहती थी। उन दियों के उजालों में ही उसने अपनी माँ की उन गीली, उदास और थकी थकी निगाहों को पहली बार देखा था, जहां वो पिता की जिंदगी के लिए मनौती लिए खड़ी हुई थी। माँ की मनौती पूरी ना हो सकी, पर शायद दिया तो दिनों दिन जलता रहा होगा। लेकिन उसके पिता सरगुजा के करीब के एक अस्पताल में उन दिनों ही मरे थे। मैं महामाया में अपने लिए क्या मांगूंगा? आनंद ने सोचा। उसे लगा कि किसी भी मनौती को अपने मन में जगाना चाहिए और उसके बाद ही किसी मंदिर में। वह किसी देवी के सामने था और उसका मन था कि महसूस बना हुआ मंद मंद गति से चला जा रहा था। मरा मरा सा जान पड़ता था। वह सोचने लगा कि अगर अपने जीवन के अर्थ के लिए कहीं और नहीं भी गया, सिर्फ अपने घर पर लौटता रहा, तो फिलहाल उसके लिए यही काफी होगा। कोयल के घरेलू सरोकारों, गुनगुन की अटपटी कविताओं और अपने घर की गंध, उसके आसपास की आवाजें, बारिश का आकाश, अपनी माँ की स्मृतियां, दीदिया के घर के रेडियो से आते पुराने फिल्मी गानों में वह अपने लिए जीने के लिए कोई अर्थ खोज ही लेगा। उसने यह भी महसूस किया कि उसके दफ्तर से सीधे घर लौटने का उसके अपने लिए कोई अर्थ ना भी रहे, तब भी गुनगुन के लिए, कोयल के लिए तो इसका अर्थ होगा ना। जीने के किसी अर्थ के लिए आनंद का यह भटकाव उसे उस अधेड़ उम्र के कलाकार के निकट ले आया, जो टूटी फूटी, फालतू और पुरानी चीजों से अपनी कलाकृतियां बनाता था, जिसके हाथों फेंकी गई स्लीपर
मोनालिसा में बदलती थी और किसी कुर्सी के पिछले हिस्से पर टंगा गेरुआ कपड़ा रामकृष्ण परमहंस में बदल जाता था। बहुत पहले अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में उसने इस कलाकार के लगभग 30 बरसों के काम को एक जगह पर देखा था। तब उसकी माँ जीवित थी और एक तरह की जिज्ञासा लिए हुए, अपने किस्म की चुप्पी लिए हुए, एक एक कलाकृति को देखती रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि यह सब भी हो सकता है। नारियल का बूच भी इतनी सुंदरता को धर सकता है। किसी ने प्रदर्शनी की शुरुआत में मेज पर रखी नोटबुक में कुछ ऐसा ही लिखा था। आनंद ने सोचा कि वह किसी चीज को अर्थ देने की लालसा से ही संभव हो सका होगा। अर्थ की तलाश, किसी चीज को अर्थ देने की आकांक्षा। ऐसा हो सका तो घास का तिनका भी कमाल की चीज है, और कहीं बरसों से लवारिस पड़ा हुआ कंकर भी। मैं तुमको कब से पुकार रही हूँ, गुनगुन कह रही थी। मैंने सुना ही नहीं। तब तुम क्या सुन रहे थे, गुनगुन बोली। और गुनगुन का यह सवाल, उसकी अपनी 10 बरस की बिटिया का यह भोला सा प्रश्न लिए हुए आनंद सीढ़ियों से उतर रहा था। उनकी रसोई से पकते हुए चावलों की भीनी भीनी सी गंध आ रही थी, और आनंद 2 बरस बाद ऐसी किसी गंध को जान रहा था, महसूस कर रहा था। सीढ़ियों से ही उसके माँ की दीवार पर टंगी हुई बड़ी सी तस्वीर नजर आ रही थी, जिसमें वह कन्याकुमारी की समुद्री लहरों के बीच डरी डरी सी, सहमी सहमी सी खड़ी थी। वह उनका आखिरी प्रवास था, और इस प्रवास के लिए माँ ने बहुत जिद की थी। डॉक्टर की सलाह भी नहीं मानी थी। उसे तब प्रवास में ही कहे गए अपनी माँ के इन भूले बिखरे शब्दों की भी याद आई। आनंद, मैं जीते जी ही मरना चाहती हूँ। और जब मौत उसकी माँ के पास आई, तब वह इसी मकान की छत पर सूखने के लिए तार पर डाले गए कपड़ों को एक एक कर उतार रही थी। वह गर्मियों की एक उजली दोपहर थी, और उसके माँ की अंतिम दोपहर। पापा, क्या बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे क्या हुआ बेटा? आप अपने आप से ही बातें किए जा रहे हो। अपना वाक्य बोलकर गुनगुन खुद ही हंस पड़ी और रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। और आनंद सोच रहा था, कभी कभार खुद से बातें कर पाना भी कितनी सांत्वना देता है, कितना सुख, और सबसे ज्यादा अपने होने का एहसास, अपने होने का कोई अर्थ। बहुत दिनों के बाद वह अपने घर की डाइनिंग टेबल के करीब था, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, उन दोनों की खुशियों और इच्छाओं के करीब। और बाहर थी जुलाई की बारिश विहीन रात। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।